So, welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, start करते हैं आज का वीडियो. It is chapter 14 mathematical reasoning class 11th maths NCERT. And your exercise is 14.4. So students, before it, please share my video or share Ritika mathematics classes with your siblings, your classmate, your tuition mates, your school friends. क्योंकि बच्चों देखिए कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिलेगा. तो प्लीज़ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो को पूरा इन्फॉर्मेटिव बना सकूं. जो भी आपको डिफ़िकल्टी आती है मैथमेटिकल रीजनिंग को समझने में, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट. ठीक है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर किसी क्लास पे बेस्ड चैप्टर नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जैसे जेईई वगैरह के एग्जाम्स में आपसे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वहां पर पुट होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे वीडियो का एडवांटेज ले सकें, ये मेरी पूरी कोशिश होती है. तो प्लीज आप भी सपोर्ट कीजिएगा. तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 14.4. सो क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इट देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग. और इफ कन्वेइंग द यानी कि आपको बेटा इफ और देन का यूज करते हुए हमें क्या करना है. अच्छा देखिए, इफ और देन के ऊपर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन वॉच इन रितिका मैथमेटिक्स क्लास पे आप जाकर के वहां पर उसको वॉच कर सकते हैं स्टूडेंट. नाउ तो इफ देन के ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये अपने आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा. नाउ इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग. अब हमें यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास है, इसको हमें सेम मीनिंग, ताकि ये स्टेटमेंट सेम मीनिंग के साथ जाए और हमें ऐसे सेम मीनिंग लेते हुए हमें इसको 5 डिफरेंट वेज में लिखना है. ठीक है, तो चलिए नाउ अब मैंने आपको बताया है कि इफ देन कंडीशन को हम कैसे डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा तरीका क्या हो सकता है कि अब हमारा स्टेटमेंट है इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड. ठीक है, इफ अ नेचुरल नंबर अगर एक ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा स्टूडेंट. बात तो सही है. नाउ अब जो फर्स्ट वे होगा इसको लिखने का, वी कैन राइट इट अ नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट. ठीक है, एक तो आप इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं अगर आपके पास स्टेटमेंट इफ देन टाइप का है. तो इसको मैं लिख लूंगी कि इफ अ, अच्छा इसको ऐसे कि a natural number is odd, a natural number is odd implies that. अगर एक नेचुरल नंबर ऑड है बच्चों तो वो क्या इंप्लाइज करेगा, ऑड. implies that its square is also odd. ठीक है, तो ये इसका एक दूसरा मीनिंग है. मीनिंग सेम है, सेंस सेम है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया लिखने का. ठीक है, तो आ नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड. ओके, सो राइट स्टूडेंट, फर्स्ट वे तो ये है. नाउ सेकेंड में जल्दी से आप लोग गैस कीजिए मेरे राइट डाउन करने तक. प्लीज आप लोग गैस कीजिए क्या हो सकता है. देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ नेचुरल नंबर इज ऑड, a natural number is odd if odd only if its square is odd. ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, a natural number is odd only if its square is odd. अगर उसका स्क्वायर भी क्या है, ऑड होता है. तो ये भी हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया इसको लिखने का. नाउ थर्ड वे क्या हो सकता है हमारा. अब हम थर्ड वे में यहाँ पर इफ देन का यूज करते हैं और इसको नॉट में कन्वर्ट, यानी कि निगेशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. इस सेंटेंस को निगेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, नॉट लगा देंगे दोनों तरफ. ठीक है, जिससे इसका सेंस भी सेम रहेगा और थोड़ा सा वे भी चेंज हो जाएगा. तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, इफ द स्क्वायर ऑफ अ natural number is not
ऑड, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, मैंने लिख दिया, देन द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नॉट ऑड, देन द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नॉट ऑड। बिल्कुल बात हमने सही लिखी है, वही हमने सेंटेंस को थोड़ा सा वे चेंज करते हुए नॉट लगा दिया कि अगर किसी स्क्वायर अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऑड नहीं होता तो वो नंबर भी हमारा ऑड नहीं होगा। बात तो यही है स्टूडेंट, ये कह रहा है इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन स्क्वायर इज ऑड। अगर स्क्वायर ऑड नहीं है तो इसका मतलब नंबर भी नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ वे क्या हो जाएगा, फोर्थ वे हो जाएगा फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, for a natural number to be odd, किसी भी नेचुरल नंबर के ऑड होने के लिए इट्स नेसेसरी दैट its square will also odd, ठीक है, that its square is odd, ठीक है। तो फोर्थ में फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, किसी भी नेचुरल नंबर के ऑड होने के लिए ये एक नेसेसरी बात है कि डेट इट्स स्क्वायर इज ऑड, उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो सेम चीज हमने फोर्थ वे में लिख ली। नाउ फिफ्थ वे क्या हो सकता है, फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, फॉर अ, अब मैं स्क्वायर वाले को ऐसे लिख लूंगी, ठीक है, फॉर अ स्क्वायर लगा लूंगी और इधर अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ यानी कि मैं इस वाले, ठीक है, सेकंड वाला जो मेरा स्टेटमेंट है मैं इसको पहले लिख रही हूँ तो ये सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर क्या था, मैंने पहले वाले को ऐसे लिखा, ठीक है, फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, तो ये नेसेसरी था। अब क्या है, मैं सेकंड वाले को पहले लिख रही हूँ तो फर्स्ट वाला पीछे जाएगा तो वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ कि फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, इट्स सफिशिएंट, ठीक है, इट्स सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड या द नंबर शुड ऑड, ठीक है। फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, इट इज सफिशिएंट, इसको लिख लेते हैं हम, इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड, ठीक है, दैट द नंबर इज ऑड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने अपने 5 वेज यहाँ पर एक सेम सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ हमने 5 डिफरेंट वेज में यहाँ पर लिख लिया है और आई होप कि आपको ये वेज यहाँ पर समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप समझ सकते हैं देन यू कैन राइट बाय योर ओन, आप खुद से भी आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड है राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड, ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ following statement, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका कॉन्ट्रा और उसका कन्वर्स दोनों हमें लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ x इज अ प्राइम नंबर, then x is odd, ठीक है। अभी P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो अगर यानी कि कंपोनेंट स्टेटमेंट है P और Q, दो स्टेटमेंट को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया गया स्टूडेंट। तो हमें इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स में कन्वर्ट करना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, निगेशन ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को हम निगेशन में लिख लेते हैं।
यानी कि क्यू पहले लिखा जाएगा। कॉन्ट्रा का मतलब क्या हो गया, नॉट क्यू नॉट पी, ठीक है, नॉट क्यू नॉट पी, ये तो हमारा कॉन्ट्रा होता है। एंड कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट को पहले और पी स्टेटमेंट को बाद में। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा कि क्यू को हम पहले लिखेंगे लेकिन निगेशन बना के, और ऐसे पी को बाद में लिखेंगे लेकिन निगेशन बना के, राइट स्टूडेंट। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इज अ प्राइम नंबर देन एक्स इज ऑड, तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा बनाती हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, जल्दी से गैस कर लीजिए, क्यू वाले को निगेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा, इफ आवर नंबर एक्स इज नॉट ऑड, इफ आवर नंबर एक्स इज नॉट ऑड, देन इफ लगा है तो देन भी लगेगा, देन x is not a prime number, not odd, then x is not a prime number, ठीक है, प्राइम नंबर। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टूडेंट, यानी कि क्यू पहले लिखा गया, उसका निगेशन बना के देन लगा के फिर हमने पी वाले स्टेटमेंट को लिखा और उसका निगेशन बना के, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और सेकंड हमें लिखना है कन्वर्स। कन्वर्स तो आपको पता ही है, इजी सा रहता है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो कन्वर्स हो जाएगा, इफ एक्स इज ऑड, इफ एक्स इज ऑड, इफ एक्स इज ऑड देन एक्स इज अ प्राइम नंबर, देन एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो बहुत इजी है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने किया। सेकेंड स्टूडेंट, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, if the two lines are parallel, if the two lines are parallel, then क्या है, then they do not intersect in the same plane, बात सही है। then they do not intersect by same plane, ठीक है, intersect in the same plane। तो हमारे पास स्टेटमेंट आया है स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी प्लेन पे, ठीक है। तो इसका पहले हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना लेते हैं। नाउ तो इसका कॉन्ट्रा हो जाएगा, अब जल्दी से मेरे लिखने से पहले जल्दी गैस कर लीजिए आप लोग। यस, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, इसमें मैं यहां से बनाती कॉन्ट्रा, यानी कि क्यू को हम लेंगे पहले और उसका नेगेशन बना के। अब क्यू यानी कि जो क्यू स्टेटमेंट है सेकंड वाला स्टूडेंट, उसमें क्या है, डू नॉट यूज हुआ है, तो हम डू नॉट को रिमूव कर देंगे जब हम निगेशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, इफ टू स्ट्रेट लाइन लिखिए, लाइन्स लिख दीजिए, एक ही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात की ही कंडीशन होती है ये हमारी। तो चलिए, इफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, देन आप क्यू वाले को लिखिए और उसका निगेशन बना के देन, अब यहाँ पर डू नॉट यूज नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर डू नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ प्लेन, देन दे डू नॉट पैरेलल टू ईच अदर, देन दे डू नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रा कहता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। नाउ उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को पहले लिख दीजिए, ठीक है। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, क्यू और फिर पी, क्यू पी, और यहाँ पर नॉट क्यू नॉट पी, कॉन्ट्रा में नॉट क्यू नॉट पी, यहाँ पर क्यू एंड पी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स हो जाएगा हमारा। तो बाकी इसके ऊपर स्टूडेंट पूरा मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज उसको आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, कि इसको हम पहले लिख लेते हैं, इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, इफ टू लाइन्स
do not intersect in a same plane. ठीक है, if लग गया. now then these two lines are parallel. Then these two lines are parallel. ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दो लाइन तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो कन्वर्स हमारा सिंपल सा हो गया यहाँ पर. नाउ अब थर्ड वाले स्टेटमेंट में आते हैं. नाउ थर्ड इज समथिंग इज कोल्ड implies something is cold implies that it has low temperature. Implies that it has low temperature. ठीक है, समथिंग इज कोल्ड implies that it has low temperature. जिस चीज का टेम्परेचर लो है इसका मतलब वो ठंडी चीज है, ये implies होता है भाई. तो चलिए बनाते हैं इसका कॉन्ट्रा. नाउ कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि नॉट क्यू नॉट पी. ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते हैं. नाउ अब देखिए, नॉट क्यू लिखेंगे पहले, देन नॉट पी लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ समथिंग इज नॉट लो, नॉट लगा दूंगी. इफ द temperature of something is not low. ठीक है, then अब निगेशन ऑफ पी लेना है, यानी कि फर्स्ट वाले का हमें निगेशन बनाना है. then it is not cold, then it is THEN है बच्चों. ठीक है, इफ के साथ then यूज हो रहा है. then it is not cold. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा है. नाउ कन्वर्स हो जाएगा. कन्वर्स हो जाएगा इसका. इफ समथिंग हैज लो टेम्परेचर, इफ समथिंग हैज लो टेम्परेचर then it is cold. आप इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ये इंग्लिश ग्रामर से भी ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें थोड़ा अंडरस्टैंड होंगी. बस यहाँ पर क्या है, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ ये चीज करनी है. ठीक है, कुछ रूल्स हमारे उसी तरीके के होते हैं जो आप इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट है. बस आप एक बात को समझ लीजिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, मतलब क्या उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, कन्वर्स बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है. बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़िया सा मीनिंग के साथ स्टेटमेंट, मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए. ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, नाउ फोर्थ है, यू cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively. ठीक है, if you do not know how to reason deductively. ठीक है, you cannot comprehend geometry if you don't know how to reason deductively. चलिए बना लीजिए इसका कॉन्ट्रा. नाउ मेरे बोर्ड पे आने से पहले आई होप कि सभी बच्चे जो भी अभी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके होंगे स्टूडेंट. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ क्यू. तो इसको लिख लेते हैं, इफ यू नो
हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, डू नॉट हटा दीजिए। तो इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, ठीक है। अब निगेशन पी, तो देन लगा लेंगे हम, देन। अब कैन नॉट है तो इसको हम नॉट को हटा देंगे। देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, चलिए नाउ फिफ्थ क्या हो जाएगा, देखिए। इफ एक्स इज एन इवन नंबर, if x is an even number implies that x is divisible by 4. Even number implies that x is divisible by 4. If x is an even number implies that x is divisible by 4. ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा हो जाएगा इसका। इफ एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4, निगेशन पी पहले लिखेंगे। इफ एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब देन के साथ निगेशन पी लिख लेंगे, तो देन एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, देन एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फिफ्थ। अच्छा सॉरी, अभी इसका हमें कन्वर्ट्स भी देना है। इसका कन्वर्ट्स क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 4, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 4, देन एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे यहाँ तक सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज राइट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द फॉर्म इफ देन, ठीक है। राइट each of the following statements in the form if then, statements in the form if और then की फॉर्म में हमें स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट। ये पूरी एक्सरसाइज ही आपकी if then को लेकर की है। तो फर्स्ट है you get a job implies that ठीक है। क्या implies करता है, your credentials are good, implies that your credentials are good। बिल्कुल सही बात है भाई। तो चलिए इसको अब हम इफ देन लगा के लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन पार्ट कि इफ यू गेट अ जॉब देन योर क्रेडेंशियल आर गुड, यानी कि इम्प्लाइज को हटा दीजिए यहां से, ठीक है। तो पहले हम इफ को लगाते हैं, देन सेकंड वाले में हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ और देन यानी कि कनेक्टिव वर्ड होते हैं ये, इफ और देन कनेक्टिव वर्ड्स है स्टूडेंट। तो इनकी क्या रूल होता है कि पहले आप इफ लगाते हो देन सेकंड के साथ, यानी कि दोनों साथ ही कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में साथ लगाए जाते हैं। पहले इफ देन उसके बाद देन करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा इफ यू गेट अ जॉब, इफ लग गया पहले वाले में तो देन योर क्रेडेंशियल आर गुड, देन योर
कि डेंटियर्स आर गुड। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज द बनाना ट्री विल ब्लूम, द banana tree will bloom, the banana tree will bloom if it stay warm for a month, if it stay warm for a month। ठीक है, the banana tree will bloom if it stay for a month। तो इफ देन लगा लेते हैं यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इफ देन के साथ, इफ बनाना ट्री विल ब्लूम, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें हम सेकंड वाले को ज्यादा, अगर हम इसको और करेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ इट स्टे फॉर अ मंथ देन द बनाना ट्री विल ब्लूम। ठीक है, तो ये और ज्यादा सही सेंस देगा यहाँ पर। तो इसको मैं पहले क्यू वाले को पहले लिख लेती हूँ, तो इसमें लिख लेते हैं इफ इट स्टे वार्म फॉर अ मंथ, स्टेज वार्म फॉर अ मंथ, देन द बनाना ट्री विल ब्लूम, देन द बनाना ट्री विल ब्लूम। ठीक है, तो ये ज्यादा सही बात है क्योंकि साहब अगर देखते हैं मीनिंग, तो तब बनाना ट्री विल ब्लूम, कब ये ब्लूम करेगा, जब ये स्टे वार्म रहता है फॉर अ मंथ के लिए। तो इसको मैंने इसलिए, यानी कि ये कंडीशन है नेसेसरी। ठीक है, तो इसको पहले लिख दिया इफ इट स्टे फॉर अ मंथ, तभी बनाना ट्री क्या करेगा, विल ब्लूम करेगा तब। ठीक है, तो इससे देन हमने बाद में लगा दिया। नाउ तो थर्ड यहाँ पर है, थर्ड है अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, a quadrilateral is a quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other, if its diagonal bisect each other। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब लगाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ इफ हमारा पहले में आएगा क्यू वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि क्वाड्रिलेटर तभी पैरेललोग्राम होगा जब इफ इट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं, अगर हम देखिए इफ इट्स डायगोनल, यानी कि आप ऐसे चलिए इसको और ठीक है, अगर हम इसमें इफ लगाते हैं, ठीक है, तो इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसको हम ऐसे बना लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, तब वो क्या होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इफ और देन के साथ हमने इसको भी कंप्लीट किया। नाउ फोर्थ पार्ट, अब आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, कि हम इफ और देन को लगा के कनेक्टिव वर्ड्स का यूज करके हम कैसे अपने सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। फोर्थ है टू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास, टू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास, क्या होना चाहिए, टू गेट ए पॉजिटिव इन द क्लास इट इज नेसेसरी दैट यू डू ऑल एक्सरसाइज ऑफ द वर्क। ठीक है, इट इज नेसेसरी that you do all exercises of the book, all exercises of the book। ठीक है भाई, तो आप ए पॉजिटिव गेट कर लेंगे। नाउ लगाइए इसमें इफ और देन स्टूडेंट। अब देखिए क्या हो जाएगा,
टू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास, आपको कब ए पॉजिटिव मिलेगा, जब ये नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी दैट यू डू ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक। जब आप अपनी बुक की सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए पॉजिटिव आप गेट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी इफ कंडीशन है, कब, इफ यू गेट on a positive in the class, if you get on a positive in the class, then, ठीक है, नेसेसरी क्या हो गया हमारा, then you do all exercise of the book, then you do all exercises of the book, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट। नाउ अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.4 का, कि आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव है या कन्वर्स है, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, यस, गिव स्टेटमेंट इन ए एंड बी, आइडेंटिफाई, चलिए लिख लेते हैं, गिव स्टेटमेंट्स इन ए एंड बी। दो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर, आइडेंटिफाई the statement, identify the statement given below are contrapositive or converse of each other, ठीक है। below are as contrapositive, ठीक है, contrapositive converse of each other और converse ऑफ ईच अदर। तो चलिए देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ए और बी में एक दूसरे के कॉन्ट्रा और एक दूसरे के कन्वर्स भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ यू लिव इन दिल्ली, इफ यू लिव इन दिल्ली, देन यू हैव विंटर क्लोथ्स, देन you have winter clothes, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास विंटर क्लोथ्स का होना काफी जरूरी है भाई, ठीक है। विंटर भी आने वाली है तो विंटर क्लोथ्स का होना भी हमारे पास जरूरी है। तो इफ यू लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है, इसको मैं लिख देती हूँ, इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स, if you do not have winter clothes, ठीक है, winter clothes, then you do not live in Delhi, then you do not live in Delhi, ठीक है। if you do not have winter clothes, then you do not live in Delhi, क्या दिल्ली में रहने के लिए ही हमें विंटर क्लोथ चाहिए भाई? विंटर तो सभी जगह होता है, बट चलिए ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट दिया है हमें तो उसको ही फॉलो करना है। तो इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, सेकंड है इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, देन यू लिव इन दिल्ली, देन यू लिव इन दिल्ली, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग देखिए, अगर आपके पास विंटर क्लोथ्स है तो ये आप दिल्ली में रह रहे हैं, इसकी पहचान ये है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके पास विंटर क्लोथ्स होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली में, यानी कि आप कहीं और भी रह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, ये थोड़ी सी बात थी। नाउ अब देखते हैं इसमें। तो हमें स्टेटमेंट, जो मेन स्टेटमेंट दिया है वो दिया है, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स, ठीक है। अब क्या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये होगा कि इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, ओके। तो दूसरा, इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, यानी कि इसको पहले लिखा जा रहा है, और देन यू लिव इन दिल्ली। तो अब देख लेते हैं, बिल्कुल लग तो रहा है भाई, बिल्कुल है, कॉन्ट्रा और कन्वर्स एक दूसरे के हैं स्टूडेंट, ठीक है।
आपको जैसे कि पता है कि कॉन्ट्रा में हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा यानी कि निगेशन ऑफ क्यू होना चाहिए। जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट दिया है उसको कॉन्ट्रा बनाने के लिए निगेशन क्यू और निगेशन पी यूज होता है। अब निगेशन क्यू निगेशन पी कॉन्ट्रा होता है, यानी कि क्यू को पहले लिखा जाएगा उसके निगेशन के साथ, पी को बाद में लिखा जाएगा उसके निगेशन के साथ, जो यहाँ पर किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव इंटरक्लोज, क्यू को पहले लिखा गया निगेशन बना के और पी को बाद में निगेशन, तो ये तो कॉन्ट्रा है। अच्छा, अब आपका कन्वर्स कहता है कि क्यू और पी एक आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले क्यू आ जाएगा फिर पीछे पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कन्वर्स। रिवर्स कर दिया मतलब क्या, क्यू को पहले और पी को बाद में, ऐसे कर दिया जाता है। तो ये हमारा कन्वर्स है जो यहाँ पर किया जा रहा है। इफ यू हैव इंटरक्लोज देन यू लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारा पहला वाला कॉन्ट्रा है, दूसरा कन्वर्स है। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये है हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं हम। इसका बी पार्ट है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if a quadrilateral is a parallelogram, sorry, if a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal bisect each other, then its diagonal bisect each other। ठीक है स्टूडेंट, हमसे मेन स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटर, अगर कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका हमें कॉन्ट्रास्ट ने जो दिया है, इसने जो वो दिया है कि इफ अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन इसका भी निगेशन हो जाएगा। देन द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ पैरेललोग्राम, देन द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। If the diagonal of quadrilateral bisect each other, if the diagonal of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. पैरेललोग्राम। अब देख लीजिए स्टूडेंट, क्या ये कॉन्ट्रा है? देखिए कॉन्ट्रा क्या कहता है, निगेशन क्यू निगेशन पी। तो क्यू है देन इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, निगेशन बना दिया। इफ अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रेट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, देन द क्यू का निगेशन, देन द क्वाड्रेट नॉट अ पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पर दिया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला हमारा है वो गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिया गया है। सेकंड है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब सेकंड यानी कि कन्वर्स क्या होता है, क्यू को पहले लिख लिया जाता है स्टेटमेंट को, पी को बाद में। तो ऐसा ही हो रहा है। देखिए ये है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्यू वर्सेस पी हो गया अभी। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स भी है गिवन स्टेटमेंट का, यानी कि कन्वर्स स्टेटमेंट भी दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.4। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी एक्सरसाइज में हमने इफ देन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट। तो बस इसी तरीके से हम मैथमेटिकल रीजनिंग को समझते हैं नाउ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।